कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय बलों और कर्नाटक पुलिस के सभी अधिकारी, कर्मचारी, मित्रों, आप सभी को मैं आने वाले 2023 के वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। सबसे पहले तो मैं मेरी ही मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण थोड़ा आने में देरी हो गया है, इसलिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। मेरी ऑफिस ने मुझे ब्रीफ करने के बावजूद भी बेंगलुरु से यहां के अंतर के बारे में आकलन लगाने में मेरा गलती हो गया, तो वो लोग बार बार याद कराते रहे, मगर मुझे लगा अभी 10 मिनट में पहुंचना है, तो थोड़ा देरी हो गया, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आज इस छोटे से कार्यक्रम से दो अच्छी शुरुआत होने जा रही है। एक सीडीआईटी के बेंगलुरु में स्थापना और दूसरा केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार का जो हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो और पुलिस बलों के कार्य करने की सुविधाओं को ज्यादा सुगम बनाने का अभिगम है, उसमें एक और कड़ी जोड़ने का कार्यक्रम है। सबसे पहले यहां बीपीआरएनडी से जुड़े केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान बेंगलुरु का आज एक भूमि पूजन हुआ, इसकी एक शुरुआत हो रही है। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने बेंगलुरु के इतने नजदीक एक प्रशिक्षण केंद्र के लिए जैसी होनी चाहिए इस प्रकार की भूमि देने का काम किया है। इससे हमारे काम में आने वाले दिनों में बहुत सरलता होगी, क्योंकि मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि प्रशिक्षण केंद्र थोड़ा कट ऑफ होना चाहिए, थोड़ा रूखा सूखा होना चाहिए, और उन्होंने इसीलिए एक पहाड़ी को चुनकर हमें दे दिया है। तो वो ये भूमि प्रशिक्षण केंद्र के लिए सच अर्थ में बहुत उपयुक्त है। मित्रों, बीपीआरएनडी देश की पुलिस इन जनरल, पुलिस इंस्टीट्यूशन को बहुत बल देने वाली संस्था है, मगर दुर्भाग्य से बीपीआरएनडी के काम को जितनी तवज्जो मिलनी चाहिए थी उसके हिसाब से बहुत कम तवज्जो दी गई है, और बीपीआरएनडी को जितना यश मिलना चाहिए था उसमें भी बहुत कम यश मिला है, क्योंकि ये समाज सतत बदलने की प्रकृति रखता है। 25-50 साल में समाज की सोच, समाज का स्वरूप, समाज के लक्ष्य और समाज का रास्ता, ये सभी बदल जाते हैं, और जब पुलिस इस बदलाव के बारे में नहीं सोचती है तो वो धीरे धीरे इरिलेवेंट हो जाती है। अगर ये बदलाव को महसूस करना है, समझना है और बदलाव के अनुरूप अपने आप को बदलना है, तो इसके लिए अनुसंधान बहुत जरूरी है। ये अनुसंधान का काम समग्र देश की पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र बलों के लिए करने की जिम्मेदारी बीपीआरएनडी की। शुरू में बालाजी श्रीवास्तव को थोड़ा ऑकवर्ड भी लगा था, दुख भी हुआ था कि सीपी दिल्ली से बदलकर उनको डीजी बीपीआरएनडी बनाया, परंतु जब काम को उन्होंने समझा, उन्होंने बड़े मनोयोग के साथ इस काम को गति देने का शुरू किया है, और बहुत अच्छे तरीके से इनके नेतृत्व में बीपीआरएनडी का काम चल रहा है मित्रों। और मैं मानता हूं कि पुलिस की प्रणालीगत
और प्रक्रियात्मक सुधार होना, ये निरंतर प्रक्रिया होनी चाहिए, सतत चलने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए। रिसर्च के परिणामों के आधार पर, रिसर्च के रिजल्ट पर स्ट्रेटेजी बनाना, अनुसंधान के परिणामों के आधार पर रणनीति बनाना, यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। संस्थानों के बीच में सहयोग खड़ा करना, संगोष्ठियों का नया सिलसिला शुरू करना और बेस्ट प्रैक्टिस और चैलेंजेस के एक्सचेंज के माध्यम से सभी पुलिस बलों को परिपूर्ण बनाना, यह भी बहुत जरूरी है। और भारत जैसे प्रदेश में ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे यहां लॉ एंड ऑर्डर को स्टेट का सब्जेक्ट बनाया गया है, वो उचित ही किया है। इतने बड़े विशाल देश में सांस्कृतिक विविधताएं, क्रिमिनल्स के कल्चर में भी बहुत सारी विविधताएं हैं, क्योंकि वो संस्कृति के साथ ही अल्टीमेटली जुड़ी हुई होती है, और अलग अलग प्रकार के चैलेंजेस। इसके बीच में पुलिस को स्टेट का सब्जेक्ट बनाना बहुत उपयुक्त निर्णय है। परंतु कालांतर में कुछ ऐसी चैलेंजेस भी आई हैं जो समग्र देश की पुलिस के सामने, जैसे नारकोटिक्स, जाली नोट, हवाला का कारोबार, उन्माद फैलाने वाले संगठन, टेररिज्म, सभी सरहदी राज्यों में घुसपैठ, सभी दरिया किनारे के राज्यों के अंदर समुद्र से जुड़ी हुई समस्याएं। अब इस सब के बीच में अगर सामंजस्य बैठाना है तो बीपीआरएनडी के माध्यम से सबके बीच में संवाद, संगोष्ठी और सहकार, डायलॉग और कोऑपरेशन जब तक नहीं होता है, हम इस चैलेंजेस का सामना नहीं कर सकते। और मैं मानता हूं ये सतत चलने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए, इसको सातत्यपूर्ण तरीके से करना चाहिए। और मैं बीपीआरएनडी के डीजी साहब से अनुरोध भी करता हूं कि इसकी गति भी बढ़ानी चाहिए, इसका व्याप भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब तक ये नहीं करते हैं, समूचे देश के कानून और व्यवस्था को हम चैलेंज उठाने के लिए तैयार नहीं कर सकते। इसके साथ साथ महानगरीय क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों पर भी हमने ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। मैं मेरा एक अनुभव बताता हूं। मैं गुजरात राज्य का गृह मंत्री था। हमारे यहां कांस्टेबल्स की रिक्रूटमेंट हो रही थी, तो इसके लिए एक कमेटी के चेयरमैन एडिशनल डीजी को बनाया था। उन्होंने मेरा समय मांगा और आए। उन्होंने कहा, साहब हमारे यहां ओडिया, हिंदी भाषी और मराठी लोगों की कांस्टेबल का रिजर्वेशन होना चाहिए। मैंने बोला, भाई ऐसा रिजर्वेशन कैसे हो सकता है? हो अल्लाह हो जाएगा, पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो जाएगी। जो परीक्षा दे पास हो उनका सिलेक्शन होगा। उन्हें कहा, नहीं मेरा प्रॉब्लम, अब 4 लाख ओडिया पॉपुलेशन हो गया है सूरत के अंदर, हमें वहीं से ना कोई सूचना प्राप्त होती है, ना वहां क्या चल रहा है मालूम होता है। तो हमें कुछ कांस्टेबल तो चाहिए जो ओडिया पॉपुलेशन से आएंगे, कुछ कांस्टेबल चाहिए 6 लाख के आसपास हिंदी भाषी क्षेत्र से लोग आए हैं, तो पूरा कट ऑफ है। मराठी पॉपुलेशन भी 1.5 लाख के आसपास हो गया। अंततोगता उन्होंने वर्बल एग्जामिनेशन में कुछ रास्ता निकालकर उसी जगह से कांस्टेबल को रिक्रूट किया। परंतु महानगरों की पुलिसिंग आने वाले दिनों में एक चैलेंज बनने वाली है। इस पर भी अगर अभी से रिसर्च हमने नहीं किया, रिसर्च के नतीजों के साथ इसका अभ्यास कर हमारी रणनीति को नहीं बदला, तो आने वाले दिनों में महानगरों की सुरक्षा को भी हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो सीडीटीआई का ये सेंटर जो है वो सीएपीएफ के साथ साथ आसपास के राज्यों की पुलिस को भी इस सभी उद्देश्यों की परिपूर्ति के लिए मदद करेगा। और मुझे भरोसा है
कि सीडीआईटी का जो इतिहास रहा है, लगभग 1956 से ये काम चल रहा है। कलकत्ता, हैदराबाद, उसके बाद गाजियाबाद, राजस्थान, सब जगह पे जो जो सेंटर बने हैं उन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया है। और आने वाले दिनों में भारत सरकार ये सारे सेंटरों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन और बीपीआरएनडी के माध्यम से समानता लाने का काम भी करेगी। इसी तरह से सीडीआईटी का ये सेंटर फॉरेंसिक साइंस को भी इसके कर्नाटक के पड़ोस के राज्य लगभग महाराष्ट्र, गोवा, दीव दमन, इस सभी के लिए फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में भी मदद करने का काम करेगा, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को साथ में लेकर। मित्रों, भारत के विकास की जो यात्रा है उसमें लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होना एक अहम जरूरियात है और बीपीआरएनडी के तत्वाधान में इसका रिसर्च, इसका अनुसंधान बहुत अच्छे तरीके से हो, ऐसे कुछ बदलाव विगत 3 सालों में हमने किए हैं और अब वो अपने परिणाम भी देने लगे हैं। ढेर सारे उनके चार्टर के अंदर नए क्षेत्र भी जोड़ने का काम भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने किया है। चार्टर के अंदर जो नए क्षेत्र जोड़े हैं इस पर भी एक नया वर्टिकल बनाने का काम भी बीपीआरएनडी ने शुरू किया है। मोडस ऑपरेंडी ब्यूरो भी इनके तत्वाधान में चल रहा है। ढेर सारी चीजों को हमने इसके साथ जोड़ने का काम किया है। तो मैंने यहां खुद आने का इसलिए निर्णय किया था कि मैं बीपीआरएनडी के हर काम में गृह मंत्री के नाते सहयोगी बनकर उनको बल देने के पक्षधर हूं। एक ही कारण से आज मैं यहां पर आया हूं। मित्रों, मोदी जी के सरकार बनने के बाद विशेषकर सीमा सुरक्षा का काम करने वाले अपने सभी बलों को उनकी सुविधाएं, उनका स्वास्थ्य, उनके परिवार की सुविधाएं, उनका स्वास्थ्य, उच्चतम टेक्नोलॉजी से उनको लैस करना, उनके निवास की सुविधाओं को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना, हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो का एक लक्ष्य तय कर वो लक्ष्य को हर साल में हमने बांटा है और इसके हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज आईटीबीपी के विभिन्न आवासीय भवन का यहां पर उद्घाटन और शिलान्यास हो रहा है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनने के बाद, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, चाहे सीएपीएफ्स के निवास हो या एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स हो, इसके लिए या सरहद पर तैनात बैरक्स में रहकर काम करने वाले जवान हो, उनकी सुविधा के लिए हमने बहुत कुछ किया है और आगे बहुत कुछ करना भी चाहते हैं। आज यहां पर आईटीबीपी के आवासीय क्वार्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, बैरक्स, स्टाफ ऑफिसर मेस, ये सारे आयामों में कुछ न कुछ हम नया जोड़ने जा रहे हैं। मैं बहुत डिटेल बताना नहीं चाहता, परंतु मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, आईटीबीपी सभी सीएपीएफ्स में सबसे दुर्गम क्षेत्र में काम करने वाला हमारा सुरक्षा बल है। हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि -42 डिग्री टेम्परेचर के अंदर देश की सीमाओं की सुरक्षा करना कितना दृढ़ मनोबल और उत्कृष्ट देशभक्ति होती है, तभी हो सकता है। और मैं हमेशा सुनिश्चित होता हूं, लेस मात्र भी चिंता नहीं होती है भारत चीन सीमा की, जब हमें मालूम होता है कि मेरे आईटीबीपी का जवान गांव गश्त लगा रहा है या वहां कैंप कर ठहरा है। किसी की मजाल नहीं है कि भारत की
1 इंच जमीन का भी अतिक्रमण वो कर पाए। आईटीबीपी के ने अपने स्थापना काल से विषम भौगोलिक परिस्थितियों में, विषम एटमॉस्फेयर के अंदर और कठिन से कठिन क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इसलिए मैंने ठेठ उत्तर के जितने भी राज्यों का दौरा किया है, चाहे अरुणाचल हो, कश्मीर हो, लद्दाख हो, हर जगह पे आईटीबीपी के जवान को हिमवीर कर कर भारत की जनता बुलाती है और ये उन्होंने दिया हुआ उपनाम है। और मैं मानता हूं पद्मश्री और पद्म विभूषण से भी बड़ा उपनाम भारत की जनता ने मेरे आईटीबीपी के सिपाही को दिया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये सरकारी उपनाम नहीं है, देश की जनता ने दिया हुआ उपनाम है। वामपंथी उग्रवाद के सामने लड़ने में भी आईटीबीपी का बहुत अच्छा रोल रहा है। मित्रों, आज फिर से मैं एक बार कहूंगा, बीपीआरएनडी के माध्यम से प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन, प्रॉब्लम के ऊपर रिसर्च, इसके रिसर्च पेपर में आए हुए सुझावों का एनालिसिस, वो एनालिसिस के आधार पर नीति परिवर्तन कर नीति का क्रियान्वयन और इसका रिव्यू, ये पूरी चेन को हम समाप्त करने की दिशा में हैं। हमें इससे बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है और ये सेंटर वो उद्देश्य की परिपूर्ति के लिए बहुत काम करेगा। मोदी सरकार ने सीएपीएफ के लिए ई आवास पोर्टल बनाया है। सिर्फ ई आवास पोर्टल के कारण ही लगभग 9% जितनी हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो में बढ़ोतरी हुई है और इन 8 वर्षों में 31,000 आवासों का निर्माण किया है। 17,000 से ज्यादा आवास निर्माणाधीन है और 15,000 से ज्यादा आवास प्रक्रियागत इस बजट के अंदर हम अप्रूव करेंगे, जिससे मालूम पड़ता है कि हमारा हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो ये सब आवास बनने के बाद 31,000, 17,000 और 15,000 ये समाप्त होने के बाद हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो केंद्रीय सुरक्षा बलों का 60% से ऊपर चला जाएगा। वो मेरे लिए कम से कम देश के गृह मंत्री नाते बहुत संतुष्टि का विषय है और बहुत मन से इस काम को मोदी जी आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारे जवानों की और उनके परिवारजनों की स्वास्थ्य की सुविधाओं को और मजबूत करने के लिए आयुष्मान सीएपीएफ योजना लेकर हम आए हैं। लगभग 35 लाख कार्ड वितरित किए गए हैं। अब किसी को कोई डॉक्यूमेंट्स के लिए कहीं अप्रूवल लेना या कोई जरूरत नहीं है। कार्ड स्वैप कर आप आपका इलाज करा सकते हैं और ऑटोमेटिकली इसकी अकाउंटिंग सिस्टम हो जाती है और इसके कारण बहुत सारे अस्पताल भी बढ़ गए हैं। पहले सिर्फ सीएपीएफ के अस्पताल में आप जाते थे, अब ढेर सारे अस्पताल इसके साथ जुड़ने के कारण लगभग 1 साल के कम अंतराल में 20 करोड़ से ज्यादा जिसका मूल्य है, इतनी स्वास्थ्य सेवाएं सीएपीएफ के जवान और उनके परिवारजनों ने प्राप्त की हैं। एक और प्रॉब्लम को भी हम एड्रेस करने जा रहे हैं। जो जवान मुझे सरहद पर से देख रहे हैं उनको आनंद होगा कि आपको सरहद पर से कम 100 दिन आपके परिवार के साथ या तो हेडक्वार्टर पर रहना का मौका मिले। इस प्रकार का ड्यूटी रोस्टर भी हम बना रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में आपका तनाव काफी कम होगा। ये बहुत कठिन काम है, मुझे मालूम है, मगर मैं मानता हूं कि मानवीय दृष्टिकोण के हिसाब से देखें तो ये करना बहुत जरूरी है। इसलिए आईटीबीपी के जो जवान मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, वो सभी जवानों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, चुनाव में जाने से पहले हम आपका 100 दिन आपके परिवार के साथ
या तो आपके हेडक्वार्टर पर आप रह पाए, इस प्रकार की सुविधा सुनिश्चित करेंगे, आप भरोसा कर सकते हो। मित्रों, सीएपीएफ के कर्मचारियों के कल्याण के लिए नरेंद्र मोदी सरकार सदैव समर्पित भी है और सजग भी है। और मैं आज फिर से एक बार दोनों डीजीपी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारे डीजीपी आईटीबीपी भी यहाँ उपस्थित है और श्री बालाजी श्रीवास्तव भी यहाँ पर उपस्थित है। ये दोनों छोटी मगर बहुत अहम शुरुआतों से हमारे काम के अंदर सुनिश्चित रूप से सुधार आएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। फिर से एक बार लेट होने के लिए क्षमा प्रार्थना कर कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। मान्यवर, आपके उद्बोधन के लिए हार्दिक ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸದ್ಯ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯ ಐಟಿಪಿಬಿ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಸಿಎಂ ಆದಂತಹ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಯ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲ ತುಂಬೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ಅಮಿತ್ ಶಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.